गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू बैक्टीरिया। तो माइक्रोबायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली ये इस बात पे फोकस करना होता है कि अगर हम बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडिया में ग्रो कराएं तो उस बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होने चाहिए। जैसे हर किसी बैक्टीरिया अलग अलग बैक्टीरिया का नेचर अलग अलग, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कुछ केमिकल की ज़रूरत होगी, दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कुछ अदर केमिकल की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली इन जनरल बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट की कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं। इस चीज़ को डिस्कशन करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे देखें तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। पहले हमें ये जानना होगा कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद उस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड कराने के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होगी, उस पर कौन कौन से फैक्टर अपना इफेक्ट डालेंगे। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे 2-3 लेक्चर में। बट आज हम शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया को, एक तरीके से बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए अब अगर हम बहुत जनरली बात करें तो भाई दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे आपके होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनको कहा जाता है कि जो अपना फूड खुद ब खुद बनाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसे प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट खुद ब खुद बनाते हैं तो वो क्या होगा? ऑटोट्रॉफ। हम कार्बोहाइड्रेट खुद ब खुद नहीं बनाते, हम प्लांट से या एनिमल सोर्स से लेते हैं, एंड वी आर हेटरोट्रॉफ। ऐसे ही बैक्टीरिया अगर अपना फूड या यू कहते कार्बोहाइड्रेट खुद ब खुद बनाता है देन इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। और अगर वो खुद ब खुद ना बना करके किसी अदर के द्वारा बनाए गए रेडीमेड फूड पे डिपेंड है, उसे हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफ। इट मीन्स ऑटोट्रॉफ synthesize their food, heterotrophs not synthesize their food. अब इसमें से कई चीज़ें आप लोगों ने 10+2 में पढ़ा होगा। 10+2 में हम लोग का लेवल बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे रहता है। हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे कि ये हमारा क्लियर होगा तो हम फोकस कर सकेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल हमको चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम उन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे फोकस नहीं, उन चीज़ों पे फोकस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं कि जो अपना फूड खुद ब खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब इनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये तो क्या चीज़ें हैं? हमने जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाया नहीं जाता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होगा। क्लोरोफिल
नॉर्मली जो प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है वैसा बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता है। कहीं कहीं पे कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल से मिलता जुलता या यूं कहें प्रिमिटिव, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबायोन क्लोरोफिल ये नाम दिया जाता है। ये एक्चुअल में क्लोरोफिल प्लांट सेल वाले जो क्लोरोफिल होते हैं वैसे नहीं है, बट उनके जैसे मिलते जुलते हैं, कुछ उनके जैसे, बट वो नहीं। इन्हें हम क्या नाम देंगे? बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबायोन क्लोरोफिल। खास बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर अरेंज नहीं होते। ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स, साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्पर्स फैले रहेंगे। अब इनका क्या यूज है? जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, हम सब पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? वो CO2 लेते हैं इन्वायरमेंट से, जमीन से वाटर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। नॉर्मली यही होता है। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है एज ए बाई प्रोडक्ट, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, प्लांट के लिए फायदेमंद है, रिस्पायरेशन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ क्या बनता है? फूड बनता है। और कार्बन का सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन का सोर्स यहाँ पे क्या है? वाटर। लेकिन इसको जोड़ के ये बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी लाइट से। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? लाइट से। ये कौन सी घटना है? ये घटना है कौन सी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है कि प्लांट सेल कार्बन का सोर्स CO2 और हाइड्रोजन का सोर्स वाटर को यूटिलाइज करती है और लाइट की एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट। सेम ऐसे ही फोटो ऑटोट्रॉफ में भी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट। लेकिन यहाँ पे उस लाइट को ट्रैप करने के लिए प्लांट सेल में क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, तमाम टाइप को हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल में ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? लाइट की एनर्जी का यूज करेगा, लेकिन यहां पे CO2 लेंगे, इस तरीके से। अब ये जो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है उसमें आपका ऑक्सीजन कैसा निकलता है? एज ए बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे जो फोटो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन इनका यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। प्लांट सेल किसका यूज करती हैं? वाटर का यूज करती हैं एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन सल्फाइड या तो मीथेन का यूज करते हैं। कार्बन के सोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? CO2। और लाइट की एनर्जी का यूज करके क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। और साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? सल्फर। यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? सल्फर। और क्या बन रहा है आपका? कार्बोहाइड्रेट या जो भी फूड मटेरियल है वो यहाँ बन रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, क्लोरोफिल ए जैसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जो कि किसमें मौजूद होता है?
नॉर्मल प्लांट सेल में, नॉर्मल प्लांट सेल में। लेकिन चूंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, यहाँ क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा, क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं होगा। तो क्या मौजूद होगा? यहाँ पे मौजूद होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या मौजूद होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये किसी क्लोरोप्लास्ट जैसे असेंबली में सेट नहीं होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स। क्या नाम देते हैं? फोटोऑटोट्रॉप्स। इसमें आपके आते हैं इसमें आपके आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या आते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और क्या आते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यानी कि फोटोऑटोट्रॉप्स में आपका आएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल। और यहाँ क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यानी कि फोटोऑटोट्रॉप्स में आपके आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या मौजूद होता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आपको मौजूद होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या मौजूद होता है? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये क्या यूज करते हैं? लाइट की एनर्जी को किसके द्वारा ट्रैप करते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद नहीं होता है। फिर कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कार्बन के सोर्स के तौर पे क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया तो सल्फर बैक्टीरिया, मीथेन का मीथेन बैक्टीरिया, तमाम नाम दिया जाएगा अभी आगे। क्या बनाएंगे ये? बैक्टीरियल फूड। क्या रिलीज होगी? सल्फर। क्या रिलीज नहीं होगी? ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये क्या है? आपके फोटोऑटोट्रॉप्स। अब हम आगे चलते हैं किस पे? अब हम आगे चलेंगे कीमोऑटोट्रॉप्स। अच्छा, अगर पूछा जाए कि फोटोऑटोट्रॉप का रिएक्शन कैसा होगा, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो फोटोऑटोट्रॉप का रिएक्शन कैसा होता है? इंडोथर्मिक। कैसा होता है? इंडोथर्मिक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे प्लेनेट के बाहर मौजूद है सन, उस सन की लाइट का यूज कर रहा है, उसको ट्रैप कर रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक। कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉफ भी क्या काम करते हैं? वही काम करेंगे। क्या? अपना भोजन बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। लेकिन उस बनाने में
जो एनर्जी यूटिलाइज होगी, यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, लाइट से। यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी मिलेगी आयरन, मीथेन, सल्फर, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, इन सब का ऑक्सीडेशन कराने से। इट मीन्स कीमो ऑटोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि अपना फूड बनाते हैं, लेकिन उस फूड को बनाने में ये एज ए सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर यूज करते हैं, और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ये लाइट एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। फिर किसका यूज करते हैं, फिर केमिकल प्रोसेस, वेरियस नाइट्रोजनस केमिकल्स, सल्फर केमिकल्स, आयरन केमिकल्स, हाइड्रोजन केमिकल्स, इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। इनके ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करेंगे और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कराएंगे। तो क्या यहाँ पे क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। इसमें आपके तमाम जैसे नाइट्रोबैक्टर, थायोबैसिलस, ये तमाम इसमें आते हैं। इनका अलग अलग क्लासेस बना हुआ है। थायोबैसिलस हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, इसके अलावा ये तमाम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इसमें कीमो ऑटोट्रॉप के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। इट मीन्स कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया which prepare their food by utilizing carbon dioxide as a source of carbon and water as a source of hydrogen. In this carbohydrate making process, these bacteria utilize chemical energy instead of light energy. These chemical energy liberated during the oxidation of various chemicals such as sulfur, iron, hydrogen, methane, etc. When the raw material for oxidation will be sulfur, then the bacteria will be called as sulfur bacteria. When the raw material is iron, then the bacteria is called as iron bacteria. When the raw material for oxidation is hydrogen, then the bacteria is called as hydrogen bacteria. When the raw material for oxidation is iron, then the bacteria is called iron bacteria. When the source is any nitrogen containing chemical, then the bacteria is called as nitrifying bacteria such as Nitrobacter, थायोबैसिलस, ये सब तमाम किसमें आएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप में। इट मीन्स कि अगर कोई मान लो मेटालिक सरफेस, कोई आयरन की मेटालिक सरफेस, तो उस मेटालिक सरफेस पे ये कीमो ऑटोट्रॉप ग्रो करेंगे। ये क्या करेंगे, ये उस मेटालिक सरफेस से आयरन को लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसका जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी का यूज करेंगे इसमें फूड मेकिंग में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हमारे प्लेनेट के बाहर मौजूद सन से एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस है ये, यानी कीमो ऑटोट्रॉप्स शोज एक्सोथर्मिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा कोई मीडियम हो जहाँ सल्फर ज़्यादा हो वहाँ ग्रो करेंगे, हाइड्रोजन ज़्यादा हो, आपका आयरन ज़्यादा हो, वहाँ ये तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं।
तो मोटा मोटा याद रखिए। अच्छा, हमारे इंटरेस्ट में देखा जाए तो इनका कोई बहुत मेजर रोल नहीं है। हम अपनी फार्मेसी फील्ड में अगर देखें तो हमारी फार्मेसी फील्ड में इन बैक्टीरिया का कोई बहुत मेजर रोल नहीं, ना ही इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर इनका कोई खास यूज़ नहीं है अपने फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में। और ना ही ये बैक्टीरिया कोई पैथोजेनिक है, ये कोई डिजीज भी काज नहीं करती, तो इनका अपने अपने फील्ड के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए याद रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता, तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों में अंतर क्या है। तो ये हमारा हो गया बैक्टीरिया का पहला क्लास, ऑटोट्रॉफ। अब हम बैक्टीरिया के दूसरे क्लास पे फोकस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्लास कौन सा है? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि अपना भोजन खुद ब खुद नहीं बनाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये फूड के लिए या अपनी डाइट के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड करते हैं, किसी अदर चीज़ से रेडीमेड बना बनाया भोजन ये लेते हैं। इट मीन्स हेट्रोट्रॉफ are the bacteria which not synthesize their own food, but they take their food material from other sources in ready-made manner। पका पकाया बना बनाया भोजन किसी और से लेगा, ये खुद ब खुद नहीं बनाएगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। क्या कहते हैं उन्हें हम? हेट्रोट्रॉफ। अब इन हेट्रोट्रॉफ को हमने डिवाइड किया दो कैटेगरी में, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉफ और पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ। अब सैप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉफ और पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ ये क्या चीज होती है? ये सैप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉफ और पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ क्या चीज है? सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। ये क्या है? बेसिकली होता क्या है कि सैप्रोफाइट्स हम ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो ग्रो करें उन्हें हम क्या कहेंगे? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि ये बैक्टीरिया अपना खाना तो स्वयं बनाते नहीं, तो इनको खाना कहीं और से चाहिए। अब आपने क्या किया? अपने घर का जो बना बनाया भोजन था कुछ खाया और बाकी जा करके कूड़ेदान में, बाहर जहाँ कूड़ा फेंका जाता है वहाँ आपने फेंक दिया। तो वहाँ मौजूद है ये भाई साहब कौन? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ये क्या काम करेंगे? क्योंकि आपने जो फूड फेंका है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जस्ट लाइक पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल उस डाइट में मौजूद हैं। जो आपने भोजन फेंका उस भोजन में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, सच एज प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब बैक्टीरिया को चाहिए खाना, तो बैक्टीरिया डायरेक्ट तो उसको ले नहीं पाएगा क्योंकि दैट्स आर बिगर मैक्रोमॉलिक्यूल। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम निकालेगा, उस एंजाइम से वो उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। और जब वो मॉलिक्यूल बड़े बड़े टूट टूट के बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे तो बैक्टीरिया उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इट मीन्स सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया
उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि जनरली डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। इनका मकसद क्या होता है? होता ये है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हैं सच एज पॉलीसेक्राइड, सच एज बिगर प्रोटीन मॉलिक्यूल, उनको ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करके तोड़ देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। फिर उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बैक्टीरिया अपनी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका यूज करता है एज ए डाइट, एज ए भोजन के तौर पे वो उसका यूज करता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने का प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन। क्या है? फर्मेंटेशन। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ते, जो किसको तोड़ते हैं? प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल। उनको तोड़ेंगे छोटे छोटे पेप्टॉन्स में, फिर उनको तोड़ेंगे वेरियस अमाइनो एसिड्स में, फिर उस अमाइनो एसिड को तोड़ा जाएगा किसमें? अमोनिया रिलीज करा दिया जाएगा, तमाम। तो अगर हमारा बैक्टीरिया तोड़ रहा है कार्बोहाइड्रेट को, देन ब्रेकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज फर्मेंटेशन। अगर हमारा बैक्टीरिया तोड़ रहा है बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहेंगे? प्यूट्रिफेक्शन। क्या कहेंगे? प्यूट्रिफेक्शन। यानी फर्मेंटेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय बैक्टीरिया, जिसमें आपका जैसे आपका यीस्ट फर्मेंटेशन में यूटिलाइज किया जाता है, यीस्ट। प्यूट्रिफेक्शन में क्या है कि जो आपका सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है वो बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है छोटे मॉलिक्यूल में। जैसे बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ेगा पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स को तोड़ेगा पेप्टाइड्स, फिर उसको तोड़ेगा आपका अमाइनो एसिड्स में, फिर उससे अमोनिया रिलीज कराएगा, वह तमाम चीज़ें। वो पूरा प्रोसेस क्या है? प्यूट्रिफेक्शन। और ये प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन। अब थोड़ा सा हम लोग फर्मेंटेशन और प्यूट्रिफेक्शन पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे इन प्रोसेस का भी यूज, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज है, तो इनको थोड़ा सा हम डिटेल में भी देखते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या है? जैसे यीस्ट है आपका, वो क्या काम कराएगा? बड़े बड़े बिग मैक्रोमोलिक्यूल्स
को तोड़ा जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल, और इस टूटने के प्रोसेस में क्या इवॉल्व होगी? CO2। क्या निकलेगी? CO2। यहाँ क्या यूज किया जाएगा? यीस्ट। ब्रेड बनने में जो प्रोसीजर का यूटिलाइज किया जाता है, ब्रेड बनने में जिस प्रोसेस का यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा एक प्रोसेस है कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लैक्टोज, बेसिकली हमारे मिल्क में जो शुगर मौजूद होती है वो कौन सी है? लैक्टोज, मिल्क शुगर। तो होता क्या है, एक प्रोसेस है कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क का मतलब क्या? दही का, दूध का, या सॉरी दही का जमना, दही, दूध को दही में बदल देना, या दही का जमना, कर्डिंग ऑफ मिल्क। उसमें होता क्या है, जो मिल्क है, मिल्क में एक शुगर होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? लैक्टोज। इस लैक्टोज शुगर को पहले तोड़ दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा बैक्टीरिया, और क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड काम क्या करेगा? ये लैक्टिक एसिड जो मिल्क की प्रोटीन है केजीन, जो मिल्क की प्रोटीन है केजीन, उसका क्या करा देगा? कोएगुलेशन, थक्का जम जाना, कोएगुलेशन। उसे हम क्या कहेंगे? कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क। इट मीन्स कर्डिंग ऑफ मिल्क एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में शुरुआती स्टेज में लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क में मौजूद होती है, उसे लैक्टेज एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उस ग्लूकोज का यूज करता है बैक्टीरिया, और क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की वजह से जो मिल्क की प्रोटीन होती है केजीन, उस केजीन प्रोटीन का क्या होने लगता है? कोएगुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? कर्डिंग ऑफ मिल्क। यानी कि कहीं ना कहीं मिल्क के कर्डिंग प्रोसेस में भी बैक्टीरिया का रोल है। तो यानी ये जो फर्मेंटेशन के दोनों प्रोसेस हैं, फर्मेंटेशन के दोनों प्रोसेस का इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि जहाँ यीस्ट का यूटिलाइज होता है वहाँ पे क्या निकलती है? CO2। लेकिन मिल्क कर्डिंग प्रोसेस में कहीं भी CO2 इवॉल्व नहीं होती है। मिल्क कर्डिंग प्रोसेस में कहीं भी CO2 इवॉल्व नहीं होती। तो ये हो गया आपका सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन एंड मिल्क कर्डिंग प्रोसेस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, क्या है? प्यूट्रीफैक्शन। अब ये प्रोसेस क्या है? प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बैक्टीरिया बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ देता है स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, अमोनिया, नाइट्रोजन। अब ये क्या वाला है? जैसे मान लिया
कहीं पे किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, कहीं पे कोई जानवर मर गया, तो जाहिर सी बात है जानवर की बॉडी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। हमारी बॉडी किसकी बनी है? प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? प्रोटीन ही तो है। अब वो धीरे धीरे कहीं पे फेंक दिया जाएगा, धीरे धीरे वो डिके करेगा। तो देखते हैं जब कहीं कहीं ऑर्गेनिज्म कहीं सड़ता है तो वहाँ बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल रिलीज होती है। अनप्लीजेंट स्मेल किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से। अब ये भाई हमने जानवरों को फेंका तो अमोनिया कैसे निकलने लगा वहाँ पे? बाय द प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन। क्या होगा इसमें? एनिमल की बॉडी में जो भी बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया तोड़ देगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, सच एज पेप्टाइड्स। अब उसके लिए तमाम प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम मौजूद होंगे जो कि बैक्टीरिया रिलीज करेगा। उनको और छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, किसमें? अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड को तोड़ देगा किसमें? अमोनिया में। अब ये अमोनिया रिलीज होगी तो वहां पे कैसा स्मेल होगा? अनप्लीजेंट स्मेल। तो यानी कि प्यूट्रीफैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बैक्टीरिया बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स या अमोनिया के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ये अमोनिया जब रिलीज होती है तो वहाँ पे एक अनप्लीजेंट स्मेल पैदा होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्यूट्रीफैक्शन। इसमें आपके तमाम आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तमाम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं ये इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में ही तो हेट्रोट्रॉप्स में पहला क्या हो गया? सैप्रोफाइट्स। और दूसरा क्या हो गया? हेट्रोट्रॉप्स में पहला क्या हो गया? सैप्रोफाइट्स। और दूसरा क्या हो गया? पैरासिटिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप्स में पहला आपका सैप्रोफाइट्स और दूसरा पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब ये पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होती है? पैरासिटिक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि लिविंग थिंग के ऊपर ग्रो करेंगे और अपना जो भी फूड मटेरियल है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते रहेंगे। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे अपना फूड मटेरियल। अब उस लेन देन के प्रोसेस में अगर बैक्टीरिया लिविंग थिंग को से फूड मटेरियल ले रहा है और बदले में उससे कुछ दे भी रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हमारे पेट के अंदर तमाम ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इन बैक्टीरिया का होना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो वो कैसा रिलेशनशिप है? वो रिलेशनशिप है कैसा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ही जो एनिमल रूमिनेंट्स, जो तमाम गाय भैंस, जो प्लांट को डाइजेस्ट करते हैं, प्लांट में बेसिकली सेलुलेज एंजाइम, प्लांट सेल को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो आउटर वॉल होती है वो किसकी? सेलुलोज की। उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो क्या है? सेलुलेज। उस एंजाइम को रिलीज कराने के लिए कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। वो बैक्टीरिया
रुमिनेंट्स एनिमल में मौजूद होते हैं, वहाँ भी कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उससे हमारी बॉडी, उसको तो फायदा हो रहा है लेकिन हमको क्या पहुंच रहा है, नुकसान। इसे हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इट मीन्स पैरासिटिक बैक्टीरिया में अगर बैक्टीरिया हमारे सिस्टम के अंदर ग्रो करता है और उस ग्रो कराने में हमसे वो फूड मटेरियल हमारी बॉडी से लेता है और बदले में वो हमें कुछ देता भी है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद बैक्टीरिया जो कि जरूरी होते हैं तमाम इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और साथ ही साथ तमाम विटामिन को एब्जॉर्ब कराने में इन बैक्टीरिया का काफ़ी रोल होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर ये पैरासिटिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं, हमसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो लेते हैं, लेकिन उसके बदले में ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हमारा जो मेन चिकित्सा विज्ञान में फोकस होता है वो किस पे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जैसे आपका निमोनिया का बैक्टीरिया हो गया, टीबी का बैक्टीरिया हो गया, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया हो गया, कॉलरा का बैक्टीरिया हो गया, ये सब के सब क्या है, पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बिकॉज दे क्रिएट डिजीज इन आवर बॉडी। दीज आर नोन एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कुछ एरोबिक भी होते हैं, कुछ एनारोबिक भी होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव हैं, कुछ ग्राम निगेटिव हैं, जो भी हैं उनका डिटेल हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज के टॉपिक में तो जो हमारा आज का टॉपिक है, उस आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा। अब यहाँ तक हमको ये पता हो गया कि हमारे बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए, पहली चीज बैक्टीरिया की क्लास हमने अभी तक क्या पढ़ा था, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए वेरियस पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। जब वो पैरामीटर मॉर्फोलॉजी है तो उसे क्या कहेंगे, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जब वो पैरामीटर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कहेंगे, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वहाँ पे ये आ जाएगा। जब वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग है, वहाँ पे आपका आ जाएगा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग। ये तमाम पैरामीटर हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि हमें अगर पता हो कि इस अमुक बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, वो किस क्लास में मौजूद है, उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम एक ऐसा कल्चर मीडियम तैयार कर दें, उस कल्चर मीडियम में उन न्यूट्रिशनल को डाल दिया जाए, इंक्यूबेट करा दिया जाए, तो कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया की कॉलोनी तैयार हो जाएगी अच्छी खासी, और उससे हमको जो भी एक्सट्रैक्ट करना होगा हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के लैब। तो यानी आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। एक हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिए। उस ओवरव्यू में क्या है, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है दो क्लास में। पहला हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनको कहा जाता है जो कि अपना फूड स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनको कहा जाता है जो कि अपने फूड के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में,
फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में बैक्टीरिया अपना फूड बनाता है, लेकिन वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल। वहाँ पे क्लोरोफिल जैसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो फिर क्या मौजूद है, मौजूद है वहाँ पे स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोफिल बट resemble like chlorophyll, just such as bacteriochlorophyll and chlorobiont chlorophyll। ये क्या काम करेंगे, ये लाइट की एनर्जी को ट्रैप करेंगे, उस एनर्जी का यूज करके ये बैक्टीरियल फूड मटेरियल को बनवाएंगे। इसमें आपका आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि सोर्स ऑफ कार्बन क्या यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या यूज किया जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन। अगर वाटर यूज नहीं किया जाएगा तो यानी बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, तो फिर क्या निकलेगी, सल्फर और कुछ अदर चीजें, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। किसमें, फोटो ऑटोट्रॉफ में। अब दूसरा आपका आता है क्या, कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ में ऐसे बैक्टीरिया को लिया जाता है जो कि अपना भोजन या अपना फूड स्वयं बनाते हैं। उसमें कार्बन के सोर्स के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे H2O का यूज तो किया जाता है, लेकिन एनर्जी के सोर्स के तौर पे लाइट एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। फिर किस एनर्जी का यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है। ये केमिकल एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, ये केमिकल एनर्जी मिलती है breaking of certain bonds in the oxidation of certain chemicals such as sulfur, hydrogen, iron। It means ये बैक्टीरिया क्या कराते हैं कि अपने आसपास मौजूद केमिकल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं। उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करते हैं और अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। इसमें आप क्या जाते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये तमाम आपके किस में आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ में। यानी अगर कोई मेटालिक सल्फर हो, मेटालिक सरफेस हो आयरन की, तो वहाँ पे क्या ग्रो कर सकता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। अपने सराउंडिंग मीडिया से वो आयरन को इनटेक करेंगे, किस प्रोसेस के लिए, कीमो ऑटोट्रॉफ। दूसरे फिर आपके क्या आते हैं, फिर आपका दूसरा क्लास क्या है, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में क्या है, हेटेरोट्रॉफिक में बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड मटेरियल खुद ब खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने फूड मटेरियल के लिए बाहर किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। उनको कैटेगराइज किया गया है दो क्लास में, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स उन्हें कहा जाता है जो कि ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। तो क्या काम करते हैं वो काम ये करते हैं कि बड़े बड़े जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, बेसिकली सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। वो क्या काम करेंगे, जो बड़े बड़े माइक्रोमोलिक्यूल हैं उनको ये तोड़ देंगे, किसमें, उनको ये तोड़ देंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल का को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे एज ए फूड मटेरियल। इसमें आपके आते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब अगर वो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ें तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। और अगर वो बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ें तो उसे हम क्या कहेंगे, प्यूट्रीफैक्शन। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट का को तोड़ दिया जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल में। अब जैसे फर्मेंटेशन ब्रेड मेकिंग प्रोसेस, उसमें यीस्ट का यूज किया जाता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है कि जो मिल्क की शुगर है लैक्टोज, उसे तोड़ा जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज। फिर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा लैक्टिक एसिड में, उस लैक्टिक एसिड की वजह से
जो आपकी मिल्क की प्रोटीन है केजीन वो कोएगुलेट कर जाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन या कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो वो किसके द्वारा है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। दूसरा प्रोसेस क्या है, प्यूट्रिफेक्शन। प्यूट्रिफेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल में। इसमें अमोनिया रिलीज होती है। तो ये आपका टॉपिक है। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया क्या, पैरासिटिक बैक्टीरिया। उसमें आपके दो आते हैं, सिम्बायोटिक और पैथोजेनिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में जैसे हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में मौजूद बैक्टीरिया जो हमारे पेट में तो रहते हैं, हमको भी फायदा देते हैं, अपना अपना ही फायदा लेते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में क्या है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया, निमोनिया का बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो ज़्यादा हमारा फोकस किस पे होगा, पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसके आगे हम रेगुलर डिस्कशन करेंगे कल। थैंक यू।